इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इन दिनों कई सारी उलझने हैं। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी आप में से कई लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा या फिर गलत फाइल कर दिया होगा। बजट के बाद टैक्स बचाने के तरह तरह के तरीके तलाश रहे होंगे। तो आज टैक्स गुरु में मैं इन्हीं उलझनों को दूर करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली साहब ने कई सारे कैलकुलेशन करके लाए हैं कि बजट में जो भी बदलाव हुआ है किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसान। तो अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी भी आपने नहीं फाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न तो अब क्या है रास्ते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में बदलाव से कब होगा नफा और कब होगा नुकसान। अगर आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तो कितनी बनेगी टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बजट की। बजट के बाद कई सारे कैलकुलेशन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, कैपिटल गेन्स के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन उन सारे के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया। लेकिन जो टैक्स गुरु का मकसद है उसी कन्फ्यूजन को, उसी उलझन को दूर करने का आज हम उसी मकसद को पूरा करेंगे। और इसमें आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नियमों में बदलाव से आपको क्या नफा होगा या फिर नुकसान होगा, किन हालत में आप फायदे में रहेंगे, किन हालत में आप नुकसान में रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोहली साहब आपसे मैं समझूंगा कि कोशिश ये की गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाया जाए। जो आपने कई बार एपिसोड में इस मुद्दे को उठाया भी था, होल्डिंग पीरियड अलग अलग है, टैक्स की दरें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको सरल बनाने के लिए होल्डिंग पीरियड में किस तरह का बदलाव किया गया। देखिए लक्ष्मण, पहले तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप ही के चैनल पर कई दफ़े हमने ये चर्चा करी कि कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई करना चाहिए और वो हो गया। तो ये एक तरह से जो मुहिम आपने चलाई वो काफ़ी हद तक सफल रही। ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर 36 महीने 24 महीने के पीरियड्स थे उनको रीअलाइन किया गया है। और 3-4 जगह मेन जो चेंजेस हुए हैं वो मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर। जो डेट फंड्स हैं और जो रीट और इन्विट हैं, जिसको हम रियल एस्टेट फंड्स कहते हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो नए प्रोडक्ट्स आए थे। और चौथा लक्ष्मण, गोल्ड। इन चीज़ों के जो होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया गया, जहाँ भी 36 महीने का था उसको 24 महीने कर दिया गया। जैसे गोल्ड, आप मानेंगे कि गोल्ड हम जिक्र करते कि 3 साल तक आपको होल्ड करना पड़ता था, अब वो 2 साल में लॉन्ग टर्म बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ टैक्स पेयर्स के लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो हम कम टैक्स की बात करते हैं। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैं अगर गोल्ड की बात करूँ, अगर गोल्ड आप शॉर्ट टर्म बेचते हैं तो आपका जो स्लैब रेट है उस पर टैक्स लगता है, परंतु अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जा रहा है तो आप उस स्पेशल रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए इन 4 आइटम्स में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं और डेट म्यूचुअल फंड भी अगर लिस्टेड है तो वो भी 12 महीने कर दिया गया। तो मोटा मोटा अगर हम समझें, जो चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो अब 12 महीने है। बाकी के एसेट्स जो हैं वो अब 24 महीने हैं। तो 36 महीने वाला जो किस्सा था लक्ष्मण, 3 साल वाला, वो खत्म। बिल्कुल, इसको और थोड़ा सा बिल्कुल आपके जो आप सुनना चाहते हैं उसको और सरल भाषा में कहें तो इक्विटी शेयर जो है लिस्टेड है, उस पर पहले 12 महीने था, लॉन्ग टर्म में 12 महीने था, वो अब 12 महीने ही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इक्विटी शेयर जो अनलिस्टेड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें 24 महीने का होल्डिंग पीरियड है। डेट म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। डेट म्यूचुअल फंड जो अनलिस्टेड था वहाँ पे पहले 36 महीने का यानी 3 साल का होल्डिंग पीरियड था, उसे घटा करके 24 महीने यानी 2 साल का कर दिया गया है। रीट या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो लिस्टेड है उसमें 36 महीने का होल्डिंग पीरियड था, उसे घटा करके 12 महीने कर दिया गया है, यानी 3 साल से घटाकर सीधा 1 साल कर दिया गया है। और रीट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो अनलिस्टेड था उसमें 2 साल पहले भी था, अभी भी 2 साल है। और जो दूसरे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ थे वो भी 3 साल का था, अब वो 2 साल कर दिया गया है। और गोल्ड, जैसा कि कोहली साहब ने बताया, वो भी 3 साल का था, उसको भी 24 महीने यानी 2 साल कर दिया गया है। तो बहुत हद तक कोशिश की गई कि इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए, सरल से सरल बनाया जाए। कोहली साहब, अब जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा है कि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है, टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं, तो अब वहाँ पे लोग तलाश रहे हैं कि किस में हमें फ़ायदा होगा, किस में नुकसान होगा। तो मैं 2 हिस्से में इसको बांटना चाहता हूँ। एक जो शेयर है उस पर क्या असर पड़ेगा और दूसरा हिस्सा होगा कि रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा। शुरुआत अगर शेयर से करें आप, तो शेयर में किन किन हालात में फ़ायदा होगा और किन किन हालात में नुकसान होगा, उदाहरण के जरिए अगर समझा सके तो। देखिए, हमने देखा लक्ष्मण कि जब कैपिटल गेन आपका 2.25 लाख से नीचे जा रहा है, यानी कि मैं 2,25,000 की एक हमने थ्रेशोल्ड बना लिया। तो पहले तो आपको ये बताऊं कि 2,25,000 थ्रेशोल्ड क्यों बनाया,
क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाके ये उससे ऊपर और नीचे फायदे नफे की बात आती है। और जो टेबल आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, अगर आप उस टेबल को गौर से देखेंगे तो हमने उसमें 5 लाख रुपए की सेल ली है, 2 लाख रुपए का हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया है, और आपका जो कैपिटल गेन आता है वो 3 लाख। 112A जो बेनिफिट मिलता है 1 लाख का, वो आपको बकायदा मिलेगा। और आप देखेंगे कि उसमें टैक्स जो आता है वो आता है 20,000 रुपए का। और यही अगर आप नए स्ट्रक्चर को हम जब देखते हैं, यानी कि अब बदलाव के बाद जबकि कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, तो ऐसे हालात में आप ये देखेंगे कि आपके लिए पुराना वाला जो स्ट्रक्चर था वो फायदेमंद दिख रहा है। आप देख रहे हैं वहां पर स्क्रीन पर 1875 रुपए आपको फालतू टैक्स देना पड़ रहा है इसी हालात में, यानी कि उसी हालात को अगर हम ओल्ड में रखें और जो बजट के बाद बदलाव किए गए उसमें रखें तो 2.25 लाख से नीचे एक बेंचमार्क ऐसा लगता है कि उससे नीचे जो है आपको पुराने वाले में। तो मतलब ये माने कि सेल कंसिडरेशन अगर हमें 5 लाख का है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख का है, तो ऐसी सूरत में पुराना वाला जो है वो फायदेमंद होगा, नए वाले में ज़्यादा देनदारी आपको देनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा भी कुछ है कि दोनों हमारे लिए बराबर बने, न फायदा हो नुकसान? बिल्कुल। जो आप अगर दूसरी टेबल देखें लक्ष्मण, जो कि स्क्रीन पे इस समय दिख रही है, उस टेबल पे आप देखेंगे कि एक ऐसा बेंचमार्क है, यानी कि 2.25 लाख रुपए अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं, जहां से ये नए और पुराने में फर्क दिखना शुरू हो जाता है। तो 2.25 लाख रुपए अगर किसी का कैपिटल गेन आ रहा है तो वहां पर आपको जीरो का मतलब यह है कि नए में लीजिए, आप नए स्ट्रक्चर के हिसाब से लीजिए, यानी कि 12.5% से लीजिए या 10% से लीजिए। इस उदाहरण में वो आपको एक न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देता है, क्योंकि आप देखेंगे 5 लाख में से हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 2,75,000 है तो हमें 2.25 लाख रुपए का गेन होता है उस 2,75,000 का। और 2,75,000 में हमने जब 112A का बेनिफिट घटाया 1 लाख रुपए का, तो 1,25,000 जी। और नए में ये 112 में हम ये ना भूलें लक्ष्मण के खाली टैक्स रेट में चेंज नहीं किया गया है, 112 में जो बेनिफिट है उसको भी 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर। तो वहां वो टैक्स बढ़ा लेकिन बेनिफिट, हाँ जी, उसकी वजह से आप देखिए कि वो न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट आता है और ये 2.25 लाख रुपए एक न्यूट्रल पॉइंट जाके बन जाता है। क्या कोई ऐसा भी पॉइंट है कि जिसके मतलब इसके बाद अगर हम जाएं तो नए वाले में हमें नया वाला ज्यादा फायदेमंद होगा? बिल्कुल। आप देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सेल कंसिडरेशन, जैसा कि आप टेबल देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अगर वो 4 लाख है और वो 4 लाख है और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख है, तो आपको फायदा हुआ 2 लाख का। उसमें से 100 मैं पुराने की बात कर रहा हूं, उसमें से आपने 1 लाख 112 घटाया, आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख आ गया। उस 1 लाख पे टैक्स सीधा 10,000 रुपए आ जाता है। इसी को जब हम नए स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं तो नए स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो नीचे 9,375 रुपए आपको टैक्स नजर आएगा, यानी कि आपको उल्टा नए वाले में फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये रही बात, सारी बात आपने की वो इक्विटी को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो आपको रियल एस्टेट को लेकर। और इसी तरह से उदाहरण के जरिए आप समझा सके रियल एस्टेट को लेकर। मान लिया जाए किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो 50 लाख रुपए की, अब उसकी कीमत 1 लाख रुपए में बेच रहा हो, तो पहले वाला उसके लिए फायदेमंद होगा या फिर नया वाला फायदेमंद होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर टेबल आप स्क्रीन पे देखें जो आपने बोली, जो सेल करी, मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं। हमने 1 करोड़ की बेची, 1 करोड़ की बात, 50 लाख की आपने ली और आपने 1 करोड़ की बेची, तो आप देखते हैं कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी ली है मान लीजिए सन 2001 में, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, 2001 में आप प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं, तो आपको जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती, क्योंकि उस समय इंडेक्स 100 रुपए होती थी, 100 रुपए नहीं 100 पॉइंट्स की होती थी। अब जो इंडेक्स है लक्ष्मण इस साल जो अनाउंस की गई थी वो 363 की है, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा तो कॉस्ट से ज्यादा निकल जाता है, वो 1 करोड़ 81 लाख 50 हजार आ जाता है। तो उसमें आपको बल्कि लॉस आता है और आप कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी ले सकते हैं। पर इसी को जब हम नए स्ट्रक्चर में जाते हैं, नए स्ट्रक्चर में मैं फिर याद दिला दूं सबको कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि इन्हीं फिगर्स को जब हम वहां रखते हैं, यानी कि 2001 में आपने प्रॉपर्टी ली, 2024 में आपने उसको बेची, तो आपके ऊपर 6.25 लाख रुपए उल्टा टैक्स देनदारी आ जाती है। जबकि पुराने में तो टैक्स तो दूर की बात, हमारा लॉस आ रहा था, हम कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे थे। लेकिन इसमें आपने एग्जांपल दिया है 2001 का सेल कंसिडरेशन लिया है, परचेज कंसिडरेशन लिया है। अगर हम इसको 2001 के बाद थोड़ा सा और नया खरीद के, मान में 2017 में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और अब बेच रहा है, तो उसका क्या होगा? कीमत सेम रहेगी? देखिए, अगर हम उस एग्जाम्पल पे जाते हैं 2017 पे और टेबल को हम फिर से सामने लेकर आते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी,
50 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और 2017 के मैं उसको और अपग्रेड करके 2020 कर देता हूं, मैं उसको और आगे ले जाता हूं, तो वहां आप देखेंगे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो करीब 62 लाख बन जाता है और उस पर जो टैक्स आता है वो 7,43,945 आता है। मैं इस टेबल जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और यही जब आप नए स्ट्रक्चर में जाएंगे तो 1 करोड़ आपकी सेल, 50 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन तो अब आपको मिलेगा नहीं इसमें, तो आप देखेंगे कि आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 6,25,000 आता है, यानी कि पुराने वाले में 7,41,000 आ रहा था और इसमें 6,25,000 आता है। तो आपको उल्टा फायदा हो जाता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि जो टैक्स का रेट है लक्ष्मण वो 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया, आप ये देखें। और तीसरी जो टेबल जिसका आप जिक्र कर रहे थे और जो कि स्क्रीन पे आप लाना चाहेंगे, एक ऐसा पॉइंट भी लक्ष्मण आता है जहां पर ये न्यूट्रल हो जाता है, ना फायदा होता ना फायदा। तो मैं इसको एक जनरल तरीके से अगर बताना चाहूँ कि लोग कहेंगे ये तो हमने एक कुछ अमाउंट लेके उदाहरण लिए और इसके तो लाखों करोड़ों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप ये समझिए कि जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें हम इंडेक्सेशन अगर लगा भी देते हैं तो वो उतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो ये आप ध्यान, या फिर ऐसे सिचुएशन है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने ऐसे साल में खरीदा है जहां इंडेक्स लगाने के बाद भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे हालात में आपको जो नया वाला रिजीम है, यानी कि जो नया रिजीम नहीं कहता मैं, नया वाला जो बजट के बाद चेंजेस हैं उसमें आपको उल्टा फायदा हो जाएगा क्योंकि टैक्स का रेट आपका घट के नीचे आ रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार ने भी कहा कि 80% लोगों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन यह कि उस 80% में आप हैं कि नहीं वो आपको तय करना। उदाहरण के जरिए इन्होंने अच्छे समझा दिया शरद कोहली जी ने। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आप यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा आपके लिए। और फिर भी उलझन रहे हो तो आप tax@moneycontrol.com पर लिखिएगा, हम उस उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला। जरूर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाराणसी से, जहां से मितेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुका है। मितेश जी बताएं क्या सवाल आपके पास? जी मेरा सवाल है LTCC को लेकर। अगर प्रॉपर्टी की सेल हो गई है 23 जुलाई से पहले लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है तो अगले साल का जो ITR फाइल करेंगे 24-25 का, उसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा कि नहीं? देखिए इसमें हम रजिस्ट्री की डेट मानेंगे, हालांकि आपने डील पहले कर दी थी। और लक्ष्मण इस बार बजट में हैरानी की बात यह रही कि कुछ ऐसे चेंजेस थे जो तुरंत लागू हो गए। नॉर्मली हम 1 अप्रैल की बात करते हैं या अगले साल से बात करते हैं, पर इनका मेरे ख्याल सवाल वहीं से निकल के आ रहा है। जी हाँ, तो जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उस डेट को आप मान्य लेंगे, यानी कि अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं तो जो नए वाले बजट के प्रावधान हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। जिस डेट को आपने एग्रीमेंट टू सेल किया था या जिस डेट को आपने डील फाइनल की थी वो डेट को नहीं, हम इसमें रजिस्ट्री की डेट को मान के चले। तो ये रजिस्ट्री के डेट, अच्छा रजिस्ट्री के डेट को माना जाए या फिर अकाउंट में पैसा है उस डेट को माना जाए? बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं लक्ष्मण इससे सिलसिले में। खासकर जब आप बिल्डर फ्लैट लेते हैं तो कोई कहता है, कोई रूलिंग कहती है पोजेशन के टाइम होगा, कोई कहती है रजिस्ट्री के टाइम होगा, कोई कहता है जब अलॉटमेंट हुआ तब होगा। पर इनके केस में हम रजिस्ट्रेशन की डेट को ही लेंगे क्योंकि ये दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है और जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक माना नहीं जाएगा। और आपका जो सवाल था कि पैसा जब आया तो पैसा तो बयाना आता है शुरू में, आपका पूरा पैसा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आता है। अब इस बात को तो 10% के करीब बयाना दिया जाता है, एडवांस जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन की डेट को ही मान्य करके चलिए। चलिए, तो ये सारी बातें रहीं। LTCG में बदलाव के बाद आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है उसको लेकर के कई सारे सवाल और भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर आपने अभी भी नहीं फाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न तो अब क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। लोगों के सवाल तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले चूंकि अभी 31 जुलाई की तारीख खत्म हुई है, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो पहले उन लोगों के लिए बताएं जिन्होंने फाइल नहीं किया, अब उनके पास क्या रास्ते हैं? जी हाँ, मुझे याद है 31 जुलाई की रात को 12 बजे तक लोग अपने कंप्यूटर्स पे लगे हुए थे, किसी का हैंग हो रहा था, कुछ हो रहा था। पर अगर रह भी गया है किसी वजह से, कई दफ़े कोई कारण हो सकता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, टैक्स नहीं पे हो पाया, नहीं हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। 31 दिसंबर 2024 तक का आपके पास समय है। और 31 दिसंबर 2024। जी हाँ, और मैं 3 भागों में बांट देता हूँ लोगों को। जिनकी इनकम बिलो टैक्सेबल है वो तो बड़े आराम से फाइल कर सकते हैं, कोई पेनल्टी भी नहीं है। जिनकी 5 लाख तक की इनकम है वो 1,000 रुपये मात्र सेक्शन 234F में फीस जाती है। मैं पेनल्टी नहीं कहता क्योंकि वो मैंडेटरी फीस है, उसको दे के फाइल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5,000 रुपये लगती है। पहले आपको याद होगा 10,000 होती थी, अब तो वो
कम कर दी गई है। तो 31 दिसंबर तक आप 5,000 रुपये दे के, अगर आपकी 5 लाख से ऊपर की इनकम है, आप उसको फाइल कर सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। कोई एक अंग्रेजी में कहावत है, नो हेवंस हैव फॉलन डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप छोटी सी फीस देके उसको फाइल कर सकते हैं। एक और मुद्दा कि जिन्होंने फाइल कर लिया है लेकिन अब उनको कुछ लगता है गड़बड़ हो गया जी, तो कोई रास्ता, कब तक का रास्ता है? यहाँ भी लक्ष्मण कोई चिंता की बात नहीं है। गलती, टू एयर इज ह्यूमन, इंसान से गलती होती है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक का आपके पास समय है, आप इसको फाइल कर सकते हैं। लोग सोचते हैं हमारे पास इंटीमेशन आ जाएगा उसके बाद हम नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक किसी रिवाइज रिटर्न, जी हाँ, त्रुटि का आप सुधार कर सकते हैं। उसमें कोई आपको पेनल्टी और कोई पेनल्टी फीस देने की जरूरत नहीं। एक और चीज़ कि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर लिया है उनको एक्नॉलेजमेंट भी वापस अपलोड करना पड़ता है। जी हाँ, 30 दिन के अंदर आपको, जो हम कई तरीके अक्सर बताते रहते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचिए कि रिटर्न फाइल कर दिया तो अब आप आराम से बैठ गए। 30 दिन के अंदर या तो उस वी फॉर्म को आप बैंगलोर पोस्ट करें, नहीं तो आप अपने आधार OTP के माध्यम से, हम कई दफ़े बता चुके हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप इसको वेरीफाई जरूर करें। अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिटर्न इनवैलिडेट मानी जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप चाह करके भी आप पुराने टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम आपके तहत भरा आ चुका है। अब आपको उसी के तहत रिटर्न फाइल करना हो। क्यों, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप रिवाइज करने में रिजीम चेंज ना करें, बाकी कोई त्रुटि हुई है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो ये रही सारी बात। अब चलते हैं सीधे हैदराबाद, जहां से जोगेश्वर राव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण साहब, आपका बाकी रिपोर्टिंग भी मैं देखते रहता हूँ। सो बाकी ये सब रिपोर्टिंग करते हुए भी ये काम इतना डेडिकेशन के साथ आप करते हैं, दैट इज वेरी बहुत धन्यवाद आपका हौसला बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही आप हमारे शो को देखते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। बताइए, टैक्स को लेके क्या? कोहली साहब को भी नमस्कार। उनका भी स्पष्टता के साथ जो रेजोल्यूशन देते हैं, आई एडमायर दैट आल्सो। आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन नाउ। हेलो, हाँ बताएं। दिस इज एक्चुअली ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के संबंध में है। दिस आफ्टर दिस बजट, दिस फाइनेंशियल ईयर दो भाग में बट गया है, दैट इज बिफोर बजट एंड आफ्टर बजट, बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्सेस का वेरिएशन होने की वजह से। मेरे सवाल जो है इस संबंध में, स्पेशली मेरा सवाल जो है लॉसेस के संदर्भ में है। मतलब 1 अप्रैल से 23 जुलाई तक दैट रेट्स एक तरह है, और पोस्ट बजट 24 जुलाई से 31 मार्च तक, मार्च 25 तक दूसरा रेट्स है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये प्री बजट सेशन में लॉसेस के साथ एंड अप हुआ है वो सेशन, एंड पोस्ट बजट सेशन में मैं कुछ गेन्स कर पाऊंगा, तो ऑफसेट का सिनेरियो कैसे रहेगा? और दी फर्स्ट हाफ में, दैट इज प्री बजट सेशन में, मैं कैपिटल गेन्स के साथ एंड अप हुआ है, एंड सेकंड सेशन में मैं लॉसेस के साथ एंड करता हूँ। तो हाउ दिस ऑफसेट सिनेरियोस विल बी देयर? एंड वन मोर क्वेश्चन इज LTCG का 1.25 जो एग्जम्पशन जो है, दैट प्री बजट सेशन में भी लागू होगा? अगर नहीं तो पोस्ट बजट सेशन में वो रेस्ट ऑफ दी 25,000 पोस्ट बजट सेशन में कैरी फॉरवर्ड एप्लीकेबल होगा? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके पास, और इन सभी सवालों का जवाब देंगे कोहली साहब। बहुत बढ़िया। देखिए, योगेश्वर जी ने बहुत अच्छी बात पूछी। इन्होंने प्री बजट पोस्ट बजट बना दिया। अगर अच्छी बात है, इन्होंने कही कि ये साल 2 में स्प्लिट हो गया है। पर योगेश्वर जी, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो कैपिटल गेन के आपके सेट ऑफ हैं और कैरी फॉरवर्ड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ रेट में चेंज हुआ है। इक्विटी की अगर आप बात कर रहे हैं, 10% से 12.5% हो गया है। प्रॉपर्टी में 20 से 12.5 हो गया है। तो बीच में एक वो पड़ाव है। और ये जुलाई के बजट्स जब आते हैं, जब भी आता है जुलाई का बजट, नॉर्मली जब नई सरकार आती है तो ऐसा ही होता है। तो एक बीच में पड़ाव आता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 112A की आपने बात करी, 1,25,000 की, आप इस पूरे साल का 1,25,000 रुपए का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। 1 लाख को आप भूल जाइए, आप यही मान के चलिए कि आपके लिए इस साल का 1,25,000 रुपए का 112A का बेनिफिट है। पर आपके एनालिसिस को मैं लक्ष्मण इनके दाद देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इतनी बारीकी से इस चीज़ को समझते हैं
और इन्होंने बड़ी बखूबी उसमें कुछ प्री बजट, पोस्ट बजट, ये नॉर्मली पार्लियामेंट्री टर्म्स होती है, वो उनका भी इन्होंने इस्तेमाल किया। चलिए जोगेश्वर जी, उम्मीद करता हूं कि आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। में आप थोड़ा टाइम दे के सोचेंगे तो इसका ये सवाल और जवाब के बियॉन्ड कुछ सवाल रहेंगे सर। बताइए कि आपके मन में कोई सवाल, आपके मन में कोई सवाल अभी बचा हुआ है? बताइए, हम लोग हैं यहाँ पे, तसल्ली से आपके सवालों का जवाब देंगे। बताइए क्या उलझन है? ओके, दैट इज पोस्ट बजट सेशन में मैं 3 लाख ये लॉसेस इंकर करूंगा। प्री बजट सेशन में 5 लाख कैपिटल गेन्स इंकर करूंगा जी। देन इन दिस केस दैट 2 lakhs ऑफसेट हो जाएगा करके आप बोल रहे हैं जी? हो जाएगा। ओके, आई कैनॉट डिटेल हियर, मैं आई कैनॉट फुल्ली एक्सप्लेन माय माइंड हियर, बट सम कॉम्प्लिकेशंस दिख रहा है मुझे। नहीं, मैं ये कहूँगा जोगेश्वर जी कि इन्होंने जैसा बताया उसको मानिए और आप उसको कैलकुलेट करिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो हम लोग हर हफ्ते ये शो लेकर के आते हैं, और चूंकि इसका तो काम आपको पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद असेसमेंट ईयर में जा करके, तब तक आपके मन में जितनी भी दुविधाएं हो आप बिल्कुल कागज पे लिख ले। जितना बेहतरीन तरीके से आपने अभी पूछा, आप दोबारा पूछिएगा, फिर दोबारा आपको सवालों का जवाब देंगे। तब तक देते रहेंगे जब तक कि आपकी सारी उलझनें दूर नहीं हो जाती है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सवाल लिख के भेजिएगा, आपके पास फिर हम संपर्क करेंगे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि पोस्ट बजट, प्री बजट, फाइनेंशियल ईयर को मत जोड़िए, पूरा फाइनेंशियल एक ही तरह से मान के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब शुरू करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ऋषिराज जी के पास चलते हैं। ऋषिराज जी उदयपुर से हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषिराज जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्ते लक्ष्मण जी, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है मैं अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहता हूँ जी। तो क्या ये संभव है, और क्या इसमें वो डीमेट अकाउंट में नहीं है म्यूचुअल फंड यूनिट? अच्छा जी ऋषिराज जी, समझ गया। जी ऋषिराज जी, आप बिल्कुल बेटे को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका बेटा माइनर है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का है, तो उस म्यूचुअल फंड के यूनिट से जो इनकम आएगी वो आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। अगर आपका बेटा मेजर है, 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो आपके बेटे की इनकम मानी जाएगी और गिफ्ट पे कोई टैक्स भी नहीं है। आप जब देंगे, आपके हाथ में भी बेटे के हाथ में भी ये सेक्शन 56(2) में जो स्टिपुलेटेड लिस्ट है उसमें आता है ये रिश्तेदारी, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, और इसका डीमैट है या नहीं है इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता टैक्सेबिलिटी पर। चलिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि आप में से अगर किन्हीं का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तो उस पर क्या बनेगी टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।